नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल क्रेडेंस ट्यूटोरियल्स पे। दोस्तों, आज हम देखेंगे विश्व भूगोल में पहला टॉपिक है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप जो है वो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब यहाँ पे जो कर्क रेखा, ये तो आपकी हो गई 0 डिग्री विषुवत रेखा। ये जो रेखा हो गई 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसे बोलते हैं कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री साउथ जो है वो है मकर रेखा। तो जो तीनों रेखाएं हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा, ये अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। ठीक है, यहाँ पे ये मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर बोलते हैं जिसे, भूमध्य सागर, ये यूरोप तथा अफ्रीका के मध्य स्थित है। ये आपका यूरोप हो गया और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया। तो जो मेडिटेरेनियन सी या भूमध्य सागर जो है, यूरोप तथा अफ्रीका महाद्वीप के मध्य स्थित है। यहाँ पे है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जिब्राल्टर डमरू मध्य। ठीक है, जिब्राल्टर जो डमरू मध्य है वो आपका स्पेन तथा मोरक्को के मध्य स्थित है। ठीक है, तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है यूरोप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। ठीक है, और ये अटलांटिक सागर है, ये जो है आपका ये अटलांटिक सागर हो गया। अटलांटिक सागर को भूमध्य सागर से, भूमध्य सागर से अलग करती है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है, इसे भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है। भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे 3-4 पॉइंट हो गए। जो मेडिटेरेनियन सी है वो यूरोप तथा अफ्रीका को अलग करता है, और मेडिटेरेनियन सी तथा अटलांटिक सागर के मध्य स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर स्थित है। जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है अफ्रीका को यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। और यहाँ पे एक है स्वेज कैनाल, स्वेज नहर। इसमें आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं नेक्स्ट उसमें देख लेता हूँ। ये जो है आपका स्वेज नहर। ठीक है, स्वेज, स्वेज नहर, ये नहर है भूमध्य सागर को लाल सागर से अलग करती है। ठीक है, और स्वेज नहर जो है आपका फ्रांस की सहायता से, फ्रांस की सहायता से इसे बनाया गया था। एटीन 59 से 1869 के मध्य
ठीक है, ये 10 सालों में इसका निर्माण हुआ, सुएज नहर का। इसकी लंबाई कितनी है? 169 किलोमीटर। तो 10 सालों में सुएज नहर का निर्माण किया गया फ्रांस की सहायता से, 1859 से 1869 के मध्य। ठीक है, तो सुएज नहर के बारे में 2 पॉइंट हो गए। इसकी लंबाई इतनी है, फ्रांस की सहायता से बनाया गया, और 1859 से 1869 के मध्य। और ये भूमध्य सागर को लाल सागर से अलग करती है, या भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो आपका जो इंडिया से सबसे ज्यादा ट्रेड इसी रास्ते से होता है, आपका यूरोप कंट्रीज के। अगर यूरोप कंट्री से अगर आपको ट्रेड होना है तो स्वेज कैनाल के थ्रू आपके जहाज हैं वो यहाँ से जाएंगे। ठीक है, और ये स्वेज कैनाल जो है अफ्रीका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करता है। अब ये स्वेज कैनाल हो गई। यहाँ पे दो पोर्ट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है, पोर्ट सईद और दूसरा नाम है पोर्ट स्वेज। ये दो महत्वपूर्ण पोर्ट हैं, पोर्ट सईद तथा पोर्ट स्वेज। यहाँ पे है पोर्ट सईद तथा पोर्ट स्वेज। और यहाँ पे एक संधि है, जिसे एक जल डमरू मध्य है, जैसे ही आपका स्वेज कैनाल है इस टाइप में ही, बॉब अल मंदे जल संधि। ठीक है, बॉब अल मंदे जल संधि। ये भी बहुत महत्वपूर्ण संधि है, जो लाल सागर को आपका हिंद महासागर से अलग करती है। ठीक, लाल सागर को हिंद महासागर से अलग करती है। तो जो बॉब अल मंदे जल संधि है वो लाल सागर से, अगर हमको हिंद महासागर के आना है तो आपको यहाँ से आना पड़ेगा। ये आपका अफ्रीका महाद्वीप हो गया। ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया। ये आपका यूरोप कंट्री, यूरोप हो गया। ये एशिया। तो ये जो स्वेज कैनाल यहाँ पे है, स्वेज नहर, और ये भूमध्य सागर, और ये आपका लाल सागर, और ये अटलांटिक महासागर। तो जो स्वेज नहर है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। और ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर हो गया, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर क्या करता है? यूरोप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है। यूरोप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया, अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है।
अब ये जल संधि कौन सी है? बॉब अल मंदे जल संधि। ठीक है, बॉब अल मंदे जल संधि है वो किसके किसके मध्य है? लाल सागर तथा ये हिंद महासागर। बॉब एल मंदे जल संधि लाल सागर को हिंद महासागर से अलग करता है। चलिए, यहां तक किसी को डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो एटलस पर्वत है। एटलस पर्वत कहाँ पे स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में, तो वो देखेंगे। तो एटलस पर्वत है वो ये कहीं एटलस पर्वत है, तो ये आपका मोरक्को और अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में स्थित है। ठीक, 3 देशों में फैला हुआ है आपका माउंट एटलस। एटलस पर्वत जो है वो मोरक्को, अल्जीरिया तथा ट्यूनीशिया में फैला हुआ है, और यह भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। भूमध्य सागर देखिए, ये है आपका भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। तो ये आपका भूमध्य सागर का तट हो गया, उस पे माउंट एटलस स्थित है। यह अफ्रीका में नवीन मोड़दार पर्वत है। नवीन तथा मोड़दार पर्वत, जैसे हिमालय पर्वत है आपका न्यू फोल्डेड माउंटेन बोलते हैं उसे, न्यू फोल्डेड माउंटेन। तो आपका ये अफ्रीका का न्यू फोल्डेड माउंटेन है। इसकी सर्वोच्च चोटी जो है वो आपका ग्रेट एटलस, जिसे ग्रेट या हाई एटलस बोलते हैं। तो एटलस पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ग्रेट या हाई एटलस। आपका पहला हो गया आपका माउंट एटलस। सेकेंड माउंटेन आपका वो इंपॉर्टेंट माउंटेन है माउंट कीनिया, ये केन्या में स्थित है। माउंट कीनिया, इसकी सर्वोच्च चोटी जो है वो आपका कीनिया है। 5199 मीटर हाइट है उसकी। ये माउंट कीनिया जो है वो 0 डिग्री क्या है, विषुवत रेखा से गुजरता है। माउंट कीनिया जो है विषुवत रेखा से गुजरता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका किलिमंजारो पर्वत। किलिमंजारो पर्वत यहाँ कहीं पे स्थित है आपका तंजानिया में। ठीक, अफ्रीका के एकमात्र ज्वालामुखी पर्वत है ये किलिमंजारो जो पर्वत है। किलिमंजारो अफ्रीका का एकमात्र ज्वालामुखी पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वत है। और कालाहारी मरुस्थल ये है स्थित है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ कहाँ पे स्थित है? आपका बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, बोत्सवाना कंट्री ये है, जिम्बाब्वे और नामीबिया। ठीक है, तो जो कालाहारी मरुस्थल स्थित है बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और नामीबिया। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत जो है हिंद महासागर के तट पर स्थित है। ठीक है, ड्रैकेंसबर्ग जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, और ये हिंद महासागर के तट पर स्थित है। तो हिंद महासागर के तट पर स्थित होने वाला पर्वत कौन सा है? ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। नेक्स्ट है माउंट कैमरून। तो माउंट कैमरून जो है कैमरून में स्थित है। ठीक है, कैमरून में स्थित है माउंट कैमरून।
कैमरून यहाँ पे कहीं पे है, ये कैमरून है, माउंट कैमरून। ठीक है, कैमरून कंट्री यहीं पे है, और माउंट कैमरून जो है कैमरून देश में स्थित है। कैमरून अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का, अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो माउंट कैमरून पे स्थित है। एक्टिव वॉल्केनो बोलते हैं उसे, सक्रिय ज्वालामुखी को एक्टिव वॉल्केनो। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अब कैपटाउन शहर जो है, कैपटाउन दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु है। दक्षिण अफ्रीका बोल दें या अफ्रीका का, अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम जो बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु वो कैपटाउन है। और जो कैप ऑफ गुड होप है, कैप ऑफ गुड होप, वो आपका कैपटाउन का ही पार्ट है। कैप ऑफ गुड होप यहाँ पे है। तो अफ्रीका का कैपटाउन शहर जो है वो दक्षिणतम बिंदु है आपका अफ्रीका महाद्वीप का, और ये स्थित कहाँ पे है, दक्षिण अफ्रीका में। अब कुछ पॉइंट हैं वो भी देख लेते हैं। पहला पॉइंट है अफ्रीका का सर्वाधिक चाय उत्पादक देश कीनिया तथा जैतून उत्पादक देश वो है ट्यूनीशिया। अब ट्यूनीशिया कहाँ पे स्थित था वो देख लेते हैं। ये आपका ट्यूनीशिया है, और कीनिया, कीनिया जो है आपका चाय उत्पादक देश है। तो जैतून के उत्पादन में ट्यूनीशिया नंबर 1 पे है, और वही केन्या वो चाय के उत्पादक में नंबर 1 पे है। चाय के उत्पादन में नंबर 1 पे है। तो जैतून के उत्पादन में हमारा ट्यूनीशिया नंबर 1 पे अफ्रीका महाद्वीप में, और चाय के उत्पादन में केन्या नंबर 1 पे है। नेक्स्ट पॉइंट है अफ्रीका में स्टैनली जलप्रपात कांगो नदी पर तथा विक्टोरिया जलप्रपात जेम्बोजी रिवर पर स्थित है। ठीक है, तो स्टैनली जलप्रपात कांगो नदी पे, विक्टोरिया जलप्रपात जिम्बाजी रिवर पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, स्टैनली जलप्रपात कांगो नदी, और कांगो नदी की खासियत क्या है, ये विषुवत रेखा को 2 बार कट करती है। ये विषुवत रेखा है आपकी कांगो नदी, ऐसे। तो विषुवत रेखा को 0 डिग्री अक्षांश उसे बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा को 2 बार कट करती है, 1 और 2। और विक्टोरिया जलप्रपात जिम्बाजी रिवर पे। फिजिकल में आपको दिखेगा ये विक्टोरिया जलप्रपात, ये जिम्बाजी रिवर है, जाम्बेजी भी बोलते हैं, ये विक्टोरिया जलप्रपात। तो विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी रिवर पे। 2 हो गया आपका स्टैनली जलप्रपात और विक्टोरिया जलप्रपात, ये आपके कांगो नदी तथा जाम्बेजी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है असवन बांध नील नदी पर बना हुआ है तथा नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। यह अब झील सबसे बड़ी झील है। अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश घाना। तो घाना जो देश है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है अफ्रीका में। ठीक है, अब देखेंगे विक्टोरिया झील आपका, ये कहीं पे विक्टोरिया झील है, यहीं से आपका नील नदी का उद्गम स्थल है। नील नदी यहीं से निकलती है और भूमध्य सागर में जाके गिरती है। और इसी नदी पे आपका असवन डैम जो है, असवन बांध, वो नील नदी पर स्थित है। ठीक है, घाना जो है वो सबसे अधिक इसकी जनसंख्या है। अफ्रीका में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश घाना है। ठीक है, ये आपका घाना देश हो गया, इसकी जनसंख्या अफ्रीका में सर्वाधिक है। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मिस्र को एशिया तथा यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है। मिस्र कहाँ पे है? यूरोप तथा एशिया का जंक्शन उसे बोलते हैं। ठीक है, ये आपका मिस्र है। ये एशिया तथा अफ्रीका का जंक्शन है। ठीक है, मिस्र देश जो है आपका एशिया तथा अफ्रीका का एक जंक्शन है। अफ्रीका के मूल निवासियों को क्या बोला जाता है? निग्रिटो। जो निग्रिटो है उसे अफ्रीका के मूल निवासी कहा जाता है। ठीक है, अफ्रीका के मूल निवासी को निग्रिटो या निग्रो कहा जाता है। अफ्रीका की कांगो नदी संभाव्य जल विद्युत क्षमता विश्व में सर्वाधिक है। जो कांगो नदी है उसकी, जो कांगो रिवर है, इसे जायरे या आपकी विषुवत रेखा को 2 बार कट करती थी। ये जो नदी है कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार कट करती है। था इस पे जो जल विद्युत परियोजना है, परियोजना बनी है, उसकी जो क्षमता है विश्व में सर्वाधिक है। ठीक है, संपूर्ण विश्व का 16% जो ये आपकी क्षमता रखता है। कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। नाइजर नदी के डेल्टाई क्षेत्र में 60% भाग, जो नाइजर नदी यहाँ से ऐसे गई है, इसका 60% जो भाग है नाइजर नदी का वो डेल्टाई क्षेत्र है। डेल्टाई क्षेत्र है और वहां पे मैंग्रोव पाया जाता है। तो 60% भाग पे नाइजर नदी के मैंग्रोव की उपस्थिति है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। सहारा जो मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल, इसमें जो कबीले बनाते हैं उसको क्या कहा जाता है? तुआरेग। तो सहारा मरुस्थल में कबीलों को तुआरेग कहा जाता है। अफ्रीका का मोरक्को, जो मोरक्को देश है, वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण देश है। फॉरेस्ट प्रोड्यूस का महत्वपूर्ण देश है। अब जो डनकाली मरुस्थल है, डनकाली मरुस्थल इथोपिया में स्थित है। इथोपियन उच्च भूमि बोलते हैं, इथोपियन हाईलैंड। जो डनकाली मरुस्थल है वो इथोपिया में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अफ्रीका के पथरीले मरुस्थल को तेंजराफ्ट एवं टैड मैड बोलते हैं। जो पथरीले मरुस्थल होते हैं अफ्रीका के, चट्टानी मरुस्थल जो होते हैं, चट्टान नुमा मरुस्थल, जो मरुस्थल हैं उसको हॉगर कहा जाता है। ये जो आपके स्थानीय नाम है उनके, जो वहां पे बोलचाल भाषा में इनको कहा जाता है। अब बालू के मरुस्थल को जॉफ कहा जाता है। ठीक है, तो पथरीले मरुस्थल हैं उनको तेंजराफ्ट या टैडमैड, चट्टानी मरुस्थल को हॉगर, बालू के मरुस्थल को जॉफ। ये सब स्थानीय भाषा में, जो वहां की स्थानीय बोलचाल भाषा है उसमें इनको तेंजराफ्ट या टैडमैड, हॉगर या जॉफ कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब नाइजीरिया को तेल ताड़ की जमीन कहा जाता है। अब नाइजीरिया देश ये कहीं पे नाइजीरिया है।
नाइजीरिया कंट्री है, इसको नाइजीरिया कंट्री को तेल ताड़ की भूमि कहा जाता है। तेल और ताड़ की भूमि कहा जाता है, क्योंकि ये आपका कोस्टल प्लेन में है, तो इस पे ताड़ बहुत होते हैं, तो इसे तेल ताड़ की भूमि नाइजीरिया को कहा जाता है। मिस्र को एशिया तथा यूरोप का जंक्शन कहा जाता है। अफ्रीका के मूल निवासी को निग्रिटो कहा जाता है। अफ्रीका की कांगो नदी की संभाव्य जल विद्युत क्षमता विश्व में सर्वाधिक है, ये भी बता दिया आपको। नाइजर नदी के डेल्टाई क्षेत्र 60% भाग पर मैंग्रोव पाया जाता है। ठीक है, सहारा मरुस्थल के कबीलों को तुआरेग कहा जाता है। अफ्रीका के अफ्रीका में मोरक्को जो अफ्रीका में मोरक्को है, फॉरेस्ट का महत्वपूर्ण उत्पादक देश है। डनकारी मरुस्थल इथोपिया में स्थित है। इथोपिया की स्थिति जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोला जाता है। जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है वो उसमें इथोपिया भी आता है, इरिट्रिया भी आता है, सोमालिया भी आता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्री आती है? 4 कंट्री आती है। इरिट्रिया, दूसरा है आपका जिबूती, थर्ड वन इथियोपिया, इथियोपिया, और लास्ट जो है वो है सोमालिया। तो इनको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। ये आपका जिबूती है, इरिट्रिया, इथोपिया, और ये आपको बाहर बाहर सोमालिया है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये 4 कंट्री हो गई। सहारा के पथरीले मरुस्थल को तनेजाफ्ट या टैडमेड, चट्टानी मरुस्थल को हॉगर तथा बालू के मरुस्थल को जाफ जैसे स्थानीय नामों से जाना जाता है। नाइजीरिया को तेल ताड़ की भूमि कहा जाता है। रॉबिनजरी पर्वत, ये रॉबिनजरी पर्वत जो है वो विषुवत रेखा पर स्थित है। विषुवत रेखा पर स्थित है, और यहाँ पे वर्ष भर जो रॉबिनजरी पर्वत है इसकी चोटियां बर्फ से ढकी रहती हैं। चांद का पर्वत उपनाम से जानते हैं, तो ये व्हाइट व्हाइट दिखता है पूरे वर्ष भर, तो इसे रॉबिनजरी पर्वत को चांद का पर्वत कहा जाता है। और इसकी हाइट कितनी है? 5120 मीटर है। अब अफ्रीका की कुछ प्रमुख जनजातियां हैं वो देख लेते हैं। बुशमैन, ये दक्षिण अफ्रीका तथा अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। तो बुशमैन जो है वो अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल तथा कालाहारी मरुस्थल और दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। यहाँ पे जो जनजाति वो है बुशमैन। मसाई, मसाई केनिया की पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति है। ठीक है, अफ्रीका में केनिया में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति। ये मसाई लोग क्या करते हैं, एक गाय को कट करके उसका सर कट कर देंगे, फिर जो उसका ब्लड होता है उसके खाल में भर देते हैं, और उसका जो थक्का जम जाता है उसको कट करके खाते हैं। जुलू दक्षिण अफ्रीका के नटाल प्रांत में स्थित है। जो जुलू जनजाति है वो दक्षिण अफ्रीका के नटाल प्रांत में स्थित है। पिग्मी कांगो बेसिन में पाई जाती है, पिग्मी जनजाति। ठीक है, वही कांगो जायरे रिवर था, वहां पे आपकी पिग्मी जनजाति पाई जाती है। फुलानी अफ्रीका के नाइजीरिया में, नाइजीरिया में पाई जाने वाली जनजाति जो है वो फुलानी है। ठीक है, बांटू दक्षिण एवं मध्य अफ्रीका में, बांटू जनजाति जो है दक्षिण एवं मध्य जो अफ्रीका का ये पार्ट है, मध्य अफ्रीका का ये पार्ट और दक्षिणी अफ्रीका ये वाला पार्ट में आपका बांटू जनजाति। बुशमैन और कालाहारी मरुस्थल में पाई जाने वाली, बुशमैन जो है कालाहारी मरुस्थल तथा अफ्रीका में पाई जाती है। ये केन्या में पाई जाती जनजाति है वो आपका मसाई है। ये बुशमैन, और पिग्मी जो है कांगो बेसिन, पिग्मी भी यहीं पे जनजाति पाई जाती है।
कांगो बेसिन में। नाइजीरिया में आपका फुलानी। बोअर जनजाति दक्षिणी अफ्रीका में। तो बोअर जनजाति जो है वो दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। बाकी कुछ जो शेष है इसमें वो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। और आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।